उस आहार नाल में दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, दोनों प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है कि मनुष्य क्या मांसाहारी है या शाकाहारी है। शाकाहारी है तो किन बेसिस पर है, मांसाहारी है तो किन बेसिस पर है। आज हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इसी आहार नाल के बारे में। दांत भी कितने प्रकार के होते हैं हमारी बॉडी में? 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर होते हैं और मोलर होते हैं। और यही जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये इसमें म्यूकस की दीवारें होती है। जैसे ही खाना चला जाता है हमारे स्टमक में और ये एलिमेंट्री कैनाल ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और इस स्टमक में मिलने वाला इतना घातक HCl होता है जो क्या करता है, अगर हम कोई भी वस्तु, मान लो ये जो पेन है, इस पेन को यदि हमने उसमें डुबो दिया उस HCl में, अगर आधा हिस्सा डूबा गया तो इसका जो आधा हिस्सा है वो पूरा गायब हो जाएगा HCl के अंदर। इतना घातक HCl हमारे पेट में रखा हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में एंड एक बार फिर एक नए टॉपिक में। आज हम चर्चा करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में कि पाचन तंत्र क्या होता है, कि कैसे काम करता है। क्या आप ये जानते हैं कि हम जो भी भोजन करते हैं वो कोई मशीन पीसती है या फिर हम ऐसे ही खाते रहते हैं? उस खाने से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, उस खाने का पाचन कैसे होता है, उस खाने का डाइजेशन कैसे होता है, तथा वो बॉडी में कैसे वर्क करता है, हमारे ब्लड में मिलकर वो कैसे वर्क करता है और कैसे हमारे ब्लड में वो खाना घुल जाता है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे कौन से वो महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे भोजन को इतने अच्छे तरीके से पचाकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो भी हमारे पाचन तंत्र पर निर्भर करती है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जानेंगे कि पाचन तंत्र होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र भोजन को पचाकर शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करता है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि पाचन क्या होता है। ये तो हमारा पाचन तंत्र हो गया कि ये भोजन को पचाकर शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। पाचन क्या होता है? पाचन वो प्रणाली होती है हमारे शरीर की जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को और भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करती है। क्या होता है पाचन? हमारे जो भोजन लेते हैं उनके बड़े बड़े टुकड़ों को, यानी कि जो बृहद अणु होते हैं, उन बृहद अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया किन किन अंगों की वजह से होती है और किन किन तंत्र की वजह से होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। तो मुख्य रूप से हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है हमारा आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पार्ट होता है हमारा सहायक ग्रंथियां, एक्सेसरी ग्लैंड। ये एक्सेसरी ग्लैंड क्या करती है, क्यों ये पाचन में सहायक होती है, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे आहार नाल के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र भोजन को पचाकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या होता है? भोजन को पचाकर शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। इस पाचन तंत्र को तंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि अनेक अंगों से मिलकर बना हुआ है। हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें अलग अलग अंग आते हैं, और पूरी आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं? ये सभी अंग आते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब देखते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र भोजन को पचाकर शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। अब देख लेते हैं कि हमने पाचन तंत्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली तो हो गई हमारी आहार नाल और दूसरी हो गई हमारी एक्सेसरी ग्लैंड। आज हम चर्चा करेंगे आहार नाल के बारे में कि आहार नाल क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। आहार नाल भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को अवशोषण करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। आहार नाल क्या करती है? ये भोजन को पचाती है, पोषक तत्वों को अवशोषित करती है और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करती है। कौन करती है? हमारी पूरी आहार नाल। लेकिन आहार नाल होती क्या है? तो आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक एक नलिकानुमा संरचना होती है। ये जितना भी हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये पूरी की पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसी एलिमेंट्री कैनाल से जब हमारा खाना गुजरता है और इसी में हमारे खाने का पाचन होता है तो हम इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र।
क्या होती है आहार नाल? मुख से लेकर गुदा तक मांसपेशियों की बनी हुई एक नलिकानुमा संरचना होती है जो अपेक्षाकृत छोटी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 8 से 9 मीटर होती है और फीट में लगभग 32 फीट इसकी लंबाई होती है। लेकिन 32 फीट इसकी लंबाई होती है, लगभग 3 मंजिला इमारत इतनी, फिर भी हमें छोटी क्यों बोलते हैं हम इसे? क्योंकि मनुष्य जो होता है वो न तो मांसाहारी जीव में आता है न शाकाहारी जीव में आता है, इसलिए जो मनुष्य होता है वो सर्वाहारी जीव में आता है। किस वजह से? इस आहार नाल की वजह से, क्योंकि ये जो आहार नाल होती है ये मांसाहारी प्रकृति को भी दर्शाती है और यही आहार नाल, हमारी जो आहार नाल होती है वो मांसाहारी प्रकृति को भी दर्शाती है और शाकाहारी प्रकृति को भी दर्शाती है। मैं ये नहीं बोल रही कि मनुष्य मांसाहारी है या शाकाहारी है, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के अनुसार हमने सर्च किया है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो न तो मांसाहारी प्रकृति में आती है और न शाकाहारी प्रकृति में आती है। उस आहार नाल में दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, दोनों प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है कि मनुष्य क्या मांसाहारी है या शाकाहारी है। शाकाहारी है तो किस बेसिस पर है, मांसाहारी है तो किन बेसिस पर है। आज हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इसी आहार नाल के बारे में। अब जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी जो आहार नाल होती है वो छोटी होती है और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आहार नाल बड़ी होती है। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं शेर और खरगोश का। जब शेर की बॉडी को खोला गया और खरगोश की बॉडी को खोला गया, शेर की बॉडी फिजिकली रूप से बड़ी है, खरगोश की जो बॉडी होती है वो फिजिकली रूप से छोटी होती है। अब जब दोनों के एलिमेंट्री कैनाल यानी कि उनके आहार नाल को खोला गया, खोलने के बाद दोनों की आहार नाल की लंबाई जब नापी गई तो दोनों की आहार नाल की लंबाई की जो माप हुई उसकी जो लंबाई हुई वो सेम निकली। इससे हमें यह साबित होता है कि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी आहार नाल अपेक्षाकृत बड़ी होती है मांसाहारी जीवों की तुलना में, यानी कि जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आहार नाल छोटी होती है और शाकाहारी जीव होते हैं उनकी आहार नाल बड़ी होती है। अब जो खरगोश और शेर दोनों की आहार नाल सेम निकली, लेकिन दोनों का जो भोजन है वो अलग अलग है, क्योंकि खरगोश आता है शाकाहारी जीव में, शेर आता है मांसाहारी जीव में, लेकिन दोनों की आहार नाल सेम निकली। इससे हमें यह पता चलता है कि जो खरगोश होगा वो शाकाहारी और शाकाहारी जीवों की जो आहार नाल होती है वो लंबी होती है। अब इमेजिन करिए शेर की आहार नाल और खरगोश की आहार नाल में कोई फर्क नहीं दिखा, वो लगभग लंबाई उनकी सेम निकली। तो मनुष्य का जो शरीर है लगभग 5.5 फीट का, एवरेज मनुष्य का जो शरीर की जो लंबाई होती है वो 5.5 फीट या फिर 5 फीट हमने मान ली, क्योंकि 4.5 से 6 फीट तक मनुष्य की लंबाई होती है। तो एवरेज हमारी जो लंबाई है वो 5 से 5.5 फीट होती है। इस 5.5 फीट की लंबाई में ये जो आहार नाल होती है इसकी लंबाई सिर्फ 32 फीट होती है। अगर 5.5 फीट मनुष्य की आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है तो ये छोटी हुई अपेक्षाकृत, क्योंकि अगर मनुष्य का शरीर इतना लंबा है तो आहार नाल की लंबाई तो और भी बड़ी होनी चाहिए, लगभग 40 से 50 फीट होनी चाहिए, लेकिन उतनी दी नहीं है। हम इस बेसिस पर कह सकते हैं कि मनुष्य मांसाहारी जीवों की प्रकृति में आता है, लेकिन हम इस बात को सिर्फ आहार नाल के बेसिस पर नहीं बता सकते हैं कि मनुष्य मांसाहारी जीव में आता है या फिर शाकाहारी जीव में आता है। अभी हम और भी स्ट्रक्चर देखेंगे कि ऐसी कौन सी मुख्य बातें हैं जिनकी वजह से मनुष्य मांसाहारी जीव में आता है या फिर शाकाहारी जीव में आता है। अब देखते हैं कि आहार नाल क्या होती है। यही आहार नाल भोजन को पचाने, ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है आहार नाल, ये भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। अब देखते हैं कि इस आहार नाल में मिलने वाली मुख्य रूप से कौन कौन सी संरचना होती है। तो इस आहार नाल में मिलने वाली मुख्य रूप से इतनी संरचना होती है। सबसे पहले संरचना मिलती है हमारा मुख, दूसरी संरचना मिलती है हमारी ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, उसके बाद मिलती है हमारी ईसोफेगस जिसे हम अन्न नली बोलते हैं, उसके बाद मिलती है संरचना हमारी आमाशय, उसके बाद संरचना मिलती है हमारी छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय और फिर एनस। इसलिए तो मुख से लेकर गुदा तक जो नलिकानुमा संरचना होती है वो क्या कहलाती है? हमारी आहार नाल। अब आहार नाल में मिलने वाली सबसे पहली स्ट्रक्चर देखते हैं हम मुख के बारे में कि मुख क्या होता है। मुख भोजन को चबाने, लार के साथ पाचन प्रारंभ करने का कार्य करता है, यानी कि हमारी पूरी आहार नाल की पाचन तंत्र की ये पहली फैक्ट्री होती है मुख, जहां पर भोजन को क्या किया जाता है? आधा पीसा जाता है, यानी कि अर्ध रूप से इसका पाचन नहीं होता है, सिर्फ 10% पाचन होता है कि हम भोजन को चबाते हैं, क्योंकि हम भोजन को सीधा सीधा नहीं निगल सकते हैं, इसलिए हमें भोजन को चबाने की जरूरत होती है।
तो मुख क्या करता है, भोजन को चबाने और लार के साथ पाचन प्रारंभ करने का कार्य करता है। मुख क्या करता है, भोजन को चबाता है, सलाइवा में मिक्स करता है और यहीं पर पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब मुख में मिलने वाली कौन कौन सी संरचना होती है, तो पहली होती है दांत। ये दांत क्या करते हैं, ये भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। अब हमारे जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। दांत का पहला प्रकार होता है, ये जो सामने वाले हमें दांत दिखाई देते हैं 4 दांत, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं। ये सामने वाले जो दांत दिखाई देते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर। आइट साइड के जो दांत दिखाई देते हैं हमें, इन्हें हम बोलते हैं कैनाइन। ये क्या करते हैं, ये वाले दांत किनके काम आते हैं, ये वाले दांत काटने के काम आते हैं। कैनाइन दांत होते हैं आइट साइड के, जो थोड़े नुकीले होते हैं, वो किस काम में आते हैं, वो चीरने फाड़ने के काम आते हैं। और यही जो कैनाइन दांत है, ये नुकीले दांत है, ये किनको दिए जाते हैं, ये मांसाहारी जीवों को दिए जाते हैं। तो इन 2 जो कैनाइन दांत मिलते हैं हमारी बॉडी में, ये किस बात का प्रतीक है कि हम जो मानव है, जो मनुष्य है, वो मांसाहारी प्रकृति में आते हैं। अभी हम और भी देखेंगे कि जो जीव है वो शाकाहारी प्रकृति में कैसे आते हैं, इसी आहार नाल से हम पता करने वाले हैं। अब देखते हैं दूसरी संरचना। अब दांत का पहला प्रकार हो गया इंसाइजर, दूसरा हो गया हमारे पूरे 32 दांतों में मिलने वाली संरचना। पहला प्रकार हो गया हमारा इंसाइजर, दूसरा हो गया हमारा कैनाइन, तीसरा हो गया यहाँ के जो दांत होते हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रीमोलर। ये क्या करते हैं, ये चबाने का काम करते हैं। आगे वाले दांत क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। साइड वाले जो दांत होते हैं 4 दांत कैनाइन जिन्हें हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो चीरने फाड़ने का काम करते हैं, नुकीले होते हैं, जो मांसाहारी जीवों को दिए जाते हैं। फिर आती है स्ट्रक्चर हमारी प्रीमोलर, ये क्या करते हैं, ये चबाने का कार्य करते हैं। और जो लास्ट वाले जो होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मोलर, ये भी चबाने का काम करते हैं। लेकिन ये जो मोलर दांत होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं। ये 24 से 25 वर्ष की उम्र में आती है। 24 से 25 वर्ष की उम्र में ये अक्कल दाढ़ क्यों आती है, ये मोलर टिक्स क्यों आते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति वयस्क होते हैं तो उन्हें फिजिकल वर्क करने की ज्यादा जरूरत होती है, वो काम ज्यादा करते हैं तो उन्हें भूख ज्यादा लगती है, तो भोजन को ये चबाने के लिए एक्स्ट्रा और दांत दिए गए हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मोलर। तो दांत भी कितने प्रकार के होते हैं हमारी बॉडी में, 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। अब देखते हैं कि हमारी आहार नाल में मिलने वाला स्ट्रक्चर मुख हो गया। मुख में पहली संरचना देख ली हमने, दांत। अब हम देखेंगे जीभ के बारे में। हमने एक्सेसरी ग्लैंड बाद में देखेंगे, हम सिर्फ आहार नाल को कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो जीभ होती है ये क्या काम करती है, ये स्वाद का ज्ञान करती है, ये शब्द को निर्माण करती है और क्या करती है, भोजन को सलाइवा में मिक्स करने का काम करती है। हमने जो भी भोजन किया है वो हमारे दांतों ने चबा लिया, अब जीभ की बारी है कि वो उसे घुमाएगी और यहाँ से एक्सेसरी ग्लैंड में से जितनी भी सलाइवा निकलेगी उन लार में मिक्स करके आगे की ओर धकेलने का काम कौन करती है, हमारी जीभ। पहला काम होता है कि ये भोजन को मिक्स करती है, दूसरा इसका काम होता है कि शब्दों का निर्माण करती है और तीसरा इसका काम होता है कि ये स्वाद का ज्ञान करती है। स्वाद का ज्ञान करती है और ये हमारी जो जीभ होती है इसके आगे वाला जो हिस्सा होता है ये मीठे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। आइट साइड वाला हिस्सा होता है ये खट्टे मीठे के लिए जिम्मेदार होता है और सबसे पीछे वाला भाग होता है वो कड़वे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। और बीच में जो कोशिकाएं होती है वो क्या होते हैं, वो सूक्ष्मांकुर होते हैं जो भोजन को निरंतर घुमाते रहते हैं। और याद रखना, तीखा मिर्ची का कोई स्वाद नहीं होता है, वो हमारी कोशिकाओं का धीमा चलना होता है। अब देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर क्या आता है। पहला तो हमने दांत देख लिया मुख में, दूसरा हमने जीभ देख लिया, तीसरा आता है हमारा लटकनिका यानी कि यवला। ये इसका क्या कार्य होता है, यही रहा हमारा यवला। ये भोजन को मार्ग प्रदान करता है। जैसे ही हमने भोजन चबा लिया, हम जब भोजन निगलते हैं तो ये भोजन को मार्ग प्रदान करता है यवला, ताकि हमारा जो भोजन है वो सीधे इसोफेगस में चला जाए। अब हम तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं हमारी आहार नाल का क्या होता है। पहला तो हो गया हमारा मुख। मुख में मिलने वाली 2 संरचनाएं हमने देख ली है, 3 संरचनाएं देख ली है, दांत, जीभ और यवला। अब हम देखते हैं हमारी इस आहार नाल एलिमेंट्री केनाल में मिलने वाली अगला स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करती है, यहाँ पर हमारी आवाज उत्पन्न होती है और ग्रसनी भोजन और वायु दोनों का कॉमन मार्ग होती है। ग्रसनी जो होती है वो भोजन का भी मार्ग होती है
और वायु का भी मार्ग होती है। यहाँ से फिर दो मार्ग डिवाइड होंगे, ये रही हमारी फेरिंग्स ग्रसनी। अब यहाँ पर ये वायु का और भोजन का दोनों का कॉमन मार्ग होता है, वायु भी यहाँ से आती है, भोजन भी यहीं से आता है, लेकिन वायु चली जाती है हमारे ट्रेकिया में, भोजन चला जाता है हमारी फूड पाइप यानी कि हमारी इसोफेगस में। तो ये क्या करती है ग्रसनी, ये भोजन और वायु दोनों का कॉमन मार्ग होती है, फिर यहाँ से दो अलग अलग मार्ग डिवाइड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसोफेगस यानी कि अन्न नली, जिसे हम ग्रास नली भी बोलते हैं। ये ग्रास नली क्या करती है, अन्न नली भोजन को पेरिस्टाल्सिस गति द्वारा आमाशय तक पहुंचाती है। अन्न नली क्या करती है, पेरिस्टाल्सिस गति द्वारा आमाशय को, भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। क्योंकि इसमें क्या क्या होते हैं, सबसे पहले भोजन कण अन्न नली से नीचे की ओर बढ़ता है। जो हमने जो भी भोजन ग्रहण किया है वो अन्न नली से नीचे की ओर बढ़ता है, और बढ़ता कैसे है, वृत्ताकार मांसपेशियां संकुचित होती है, इसमें सर्कुलर पाइप लगी हुई है, सर्कुलर मसल्स के पाइप लगे हुए होते हैं, वो फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। उसके बाद कुछ लंबवत और शिथिल होती है, यानी कि जो सर्कुलर मसल्स होती है वो फैलती है, और जो लंबवत मसल्स होती है यानी वर्टिकल जो मसल्स होती है वो क्या करती है, वो सिकुड़ती है। दोनों फैलती है और सिकुड़ती है, तो क्या होता है भोजन, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस गति बोलते हैं। यही पेरिस्टाल्सिस गति की वजह से भोजन सीधा का सीधा आमाशय में हमारा चला जाता है। और यही जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये इसमें म्यूकस की दीवारें होती हैं, जैसे ही खाना चला जाता है हमारे स्टमक में और एलिमेंट्री कैनाल ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। जैसे ही खाना हमारे इसोफेगस में आता है तो ये एलिमेंट्री कैनाल, हमारी जो इसोफेगस होती है वो खुल जाती है, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस होता है। तो क्या करती है हमारी अन्न नली, अन्न नली भोजन को पेरिस्टाल्सिस गति द्वारा आमाशय तक पहुंचाती है। ये क्यों होती है, क्योंकि इसमें वृत्ताकार भी मसल्स होती है और लंबवत भी मसल्स होती है। वृत्ताकार मसल्स फैलती है, लंबवत मसल सिकुड़ जाती है, तो खाना सीधा का सीधा नीचे चला जाता है आमाशय तक। अब देखते हैं आहार नल में मिलने वाली अगली संरचना, आमाशय। सॉरी, ये क्या होता है, आमाशय भोजन को जठर रस के साथ मिलकर उसका रासायनिक पाचन करता है। आमाशय क्या करता है, भोजन को जठर रस के साथ मिलाकर उसका रासायनिक पाचन करता है। कैसे करता है, जैसे ही हमारा फूड स्टमक तक आता है, आमाशय तक आता है, तो आमाशय क्या करता है, अपनी जो आंतरिक दीवारें होती है इसमें क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड लगी हुई होती है। ये रही हमारी आमाशय की सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है, एसिड का सिक्रीजन करती है। एसिड का सिक्रीजन क्यों करती है, और ये स्टमक में मिलने वाला इतना घातक HCl होता है जो क्या करता है, अगर हम कोई भी वस्तु, मान लो ये जो पेन है, इस पेन को यदि हमने उसमें डुबो दिया उस HCl में, अगर आधा हिस्सा डूबा गया तो इसका जो आधा हिस्सा है वो पूरा गायब हो जाएगा HCl के अंदर। इतना घातक HCl हमारे पेट में रखा हुआ है। तो सोचिए, अगर इतना घातक HCl हमारी बॉडी में मौजूद है तो हमारा पेट जलता क्यों नहीं है। इस स्टमक में इतना घातक HCl रखा है तो ये स्टमक क्यों नहीं जलता, और इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है वो ऑर्गन क्यों नहीं जलते अगर ये सब जल जाता है तो। इसका भी एक कारण होता है, क्योंकि आमाशय की जो ये परत होती है, ये आमाशय की दीवारें होती है, रिजिड होती है, ये कठोर होती है, और किनकी बनी हुई होती है, एक कठोर प्रोटीन की बनी हुई होती है, जिन्हें हम नाम देते हैं म्यूकस। इस म्यूकस की परत होती है, और यही जो म्यूकस की परत है, ये आमाशय के, ये जो हमारा स्टमक का HCl है, ये एसिड है, HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इस एसिड से बाह्य अंगों की रक्षा करती है, यानी कि ये HCl उछलकर किसी और अंग पर न गिर जाए, वो और अंग घातक न हो जाए, इसकी वजह से ये जो HCl है वो कभी बाहर नहीं निकलता है। अगर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, अब जैसे ही हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन यहाँ पर आया, आमाशय की जो दीवारें होती है आंतरिक, उनको पता चला कि भोजन आ चुका है, तो पहले से ही हमारा एसिड अपना एसिड सिक्रीजन करती है, एसिड का सिक्रीजन करती है ताकि भोजन को ब्रेक डाउन कर सके। पहला क्यों आता है ये HCl हमारे आमाशय में, क्यों रखा रहता है इतना सांद्र HCl? पहला तो कारण होता है कि ये भोजन को ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करके ये न तो ठोस अवस्था में बदलती है और न ही द्रव अवस्था में बदलती है, ये काइन बना देती है, क्योंकि ये सिर्फ भोजन को तोड़ने का कार्य करती है। अगर हमने प्रोटीन भी लिया होगा तो वो भी टूटेगा, हमने फैट भी लिया है तो वो भी टूटेगा,
और हमने कार्बोहाइड्रेट भी लिए हैं तो वो भी यहाँ पर टूटेंगे। ये जो आमाशय की दीवार है, जैसे ही भोजन यहाँ पर प्रवेश करता है तो आमाशय की दीवारें फैलती है और सिकुड़ती है, फैलती है और सिकुड़ती है। क्यों? ताकि हमने जो भी भोजन ग्रहण किया है उसका अच्छी तरीके से HCl में मंथन हो जाए, मथ जाए, ये उसका कार्य होता है। अब जैसे ही यहाँ पर ये HCl अगर ज्यादा बनने लग जाएगा तो क्या होगा, हमारे पेट में छाले मौजूद हो जाएंगे। अगर जरूरत से ज्यादा HCl और भी बन जाता है तो और क्या होता है, यहाँ पर सीधा का सीधा HCl हमारी ईसोफेगस यानी कि हमारी ग्रास नली में जाता है, तो हमारी ग्रास नली में भी अल्सर हो जाते हैं। तो लगभग हमने जो भी भोजन ग्रहण किया है वो यहाँ पर 2 से 2.5 घंटे तक रहता है। उसके बाद सीधा का सीधा भोजन कहाँ पर जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले इसकी एक स्टमक का द्वार होता है जिसे हम पाइलोरिक द्वार बोलते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये क्या करती है, ये लीवर से भी जुड़ी हुई होती है और पैनक्रियास से भी जुड़ी हुई होती है। लीवर से इसलिए जुड़ी हुई होती है कि बॉयल जूस का सिक्रीजन होता है फैट को तोड़ने के लिए, उसका पाचन करने के लिए, और पैनक्रियाटिक जूस जो निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन करने के लिए। अब जैसे ही ये भोजन हमारी छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत के हमारे 3 पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, यहाँ पर पाचन होता है, यहाँ भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है, पित्त और अग्नाशय रस की सहायता से भोजन टूटता है। अब आमाशय में तो पूरा का पूरा काइन बन जाता है क्योंकि वो HCl में मिलता है, मथता है, वहां पर लगभग 2 से 2.5 घंटे तक रहता है। अब जैसे ही छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पर केमिकली रूप से इसका डाइजेशन शुरू होता है, यानी कि लीवर से भी बॉयल जूस निकलता है और पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड होती है उससे भी पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। किसके लिए? इस भोजन को तोड़ने के लिए। अब दूसरा आता है हमारा इसका पार्ट जेजुनम। ये पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। इस भाग में भोजन से अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित होकर रक्त में चले जाते हैं। ये जो भाग होता है इसमें अधिकांश जो पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अवशोषित होकर सीधा का सीधा ब्लड स्ट्रीम में हमारे चले जाते हैं। ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो इंटरनली दीवारें होती हैं, इसकी आंतरिक दीवारों में छोटी छोटी सीलियाटिक स्ट्रक्चर मिलता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविली या फिर विली। ये एक ब्रश के जैसे मूवमेंट करती रहती है और क्या करती है, हमने जो भी भोजन ग्रहण किया है उसका एब्जॉर्प्शन करके सीधे के सीधे ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है। अब इसका तीसरा पार्ट आता है इलियम। ये क्या करता है, यहाँ शेष पोषक तत्व अवशोषित होकर जैसे कि विटामिन B12 और पित्त लवण अवशोषित होते हैं तथा भोजन को बड़ी आंत में भेजा जाता है। हमने जो बॉयल जूस लिया है फैट को बर्न करने के लिए, वो सारा का सारा छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत में इसलिए जाता है ताकि हमने जो भी विटामिन B12 युक्त भोजन लिया है उसका अवशोषण कहाँ होता है, हमारी छोटी आंत के तीसरे वाले पार्ट में होता है। यहाँ पोषक तत्व विटामिन B12, पित्त लवण अवशोषित तथा भोजन को बड़ी आंत में उसे भेजा जाता है। अब क्या करते हैं, छोटी आंत के 3 भाग जो भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है यहाँ पर केमिकली रूप से भोजन का डाइजेशन होता है, पाचन होता है। उसके बाद जो जेजुनम होता है, इस भाग में भोजन के अधिकांश जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व, उनका अवशोषण हो जाता है। और लास्ट में जो इलियम पार्ट बचता है, छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला तीसरा पार्ट बचता है, वहां पर क्या होता है, पित्त लवण का अवशोषण हो जाता है और विटामिन B12 युक्त हमने जो भी भोजन लिया है जिनसे हमें विटामिन B12 मिलता है उसका अवशोषण यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद जो शेष बचा हुआ जो भोजन होता है वो कहाँ पर जाता है, सीधा का सीधा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पर इस लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। यही जो अपेंडिक्स होता है ये मानव को शाकाहारी प्रकृति का दर्शाता है, क्योंकि मानव में यानी कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में अपेंडिक्स का मिलना क्या होता है कि हमें ये साबित हो जाता है कि मानव शाकाहारी प्रकृति में आता है। मानव मांसाहारी प्रकृति में आता है तो क्यों आता है, क्योंकि एक तो उसके आहार नाल की लंबाई, उसके एलिमेंट्री कैनाल की कितनी लेंथ है, और दूसरा उसके दांतों के कौन कौन से प्रकार है। ये दो कारण तो हो गए कि मानव मांसाहारी प्रकृति में आता है। अब हम देखते हैं कि मानव शाकाहारी प्रकृति में क्यों आता है। मानव शाकाहारी प्रकृति में इसलिए आता है क्योंकि मानव की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे
लास्ट वाला पार्ट होता है जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसमें एक स्ट्रक्चर मिलता है अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स का मिलना मानव को शाकाहारी प्रकृति का दर्शाता है। उसके बाद ये एक अवशोषी अंग बन के रह गया है। अब जैसे ही खाना हमारी छोटी आंत में चला गया, अब बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ पर जल और लवण को अवशोषण करके मल का निर्माण करती है। बड़ी आंत क्या करती है, ये जल और खनिज लवण जो मिनरल्स होते हैं उनका अवशोषण कर लेती है और क्या करती है, फिर मल का निर्माण करती है। तो इस बड़ी आंत में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होते हैं और उसके बाद मल का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, मेलनी जल का अवशोषण होता है और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखते हैं इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। सीकम होता है, सबसे पहला पार्ट क्या होता है इसका, सीकम होता है। अब जब जैसे ही ऊपर की ओर स्ट्रक्चर जाता है तो ये क्या होता है, असेंडिंग कॉलन होता है, फिर आता है ट्रांसवर्स कॉलन होता है, फिर डिसेंडिंग कॉलन और सिस्मोइड कॉलन। ये सभी क्या करती है, ये सारी की सारी मसल्स फैलती है और सिकुड़ती है ताकि पानी और खनिज का अवशोषण हो सके और सीधा का सीधा भोजन मल का निर्माण करके अवशिष्ट होकर कहाँ जाता है, रेक्टम में जाता है। फिर रेक्टम के द्वारा रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर स्टोर हो जाता है, फिर हमें सिग्नल जाता है कि हमें इसको खाली करना है। तो एनस के द्वारा हम पूरा का पूरा मल त्याग देते हैं। अगर समय पर मल नहीं त्यागा गया तो हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये जो बड़ी आंत होती है ये निरंतर पानी का अवशोषण करती है और पानी के अवशोषण करने के बाद जो मल होता है वो अत्यधिक कठोर बन जाता है। तो ये है हमारा पूरा पाचन तंत्र। इस पाचन तंत्र को हमने आज पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि पाचन तंत्र क्या होता है, जो छोटे छोटे बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने में काम करता है, वो हमारा पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र क्या होता है, भोजन को पचाकर शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। उसके बाद हमने देखा है कि आहार नल क्या होती है, आहार नल में मिलने वाले कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो हमने देखे हैं। सबसे पहले हमने मुख देखा है, मुख में कौन कौन सी संरचनाएं मिलती है वो हमने देखी है। उसके बाद हमने देखा है कि ग्रसनी क्या होती है, ग्रसनी के बाद हमने देखा है ईसोफेगस क्या होती है, ईसोफेगस के बाद हमने देखा है स्टमक क्या होता है, स्टमक के बाद हमने देखा है कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, उन छोटी आंत के जो तीनों भाग होते हैं इनमें क्या क्या कार्य होते हैं इनके, ये सब हमने देख लिया है। उसके बाद हमने बड़ी आंत को देख लिया है। इतना हमने स्ट्रक्चर देखा है हमारी आहार नाल में। कल हम देखेंगे एक्सेसरी ग्लैंड कि ये जो एक्सेसरी ग्लैंड होती है, सहायक ग्रंथियां होती है, वो क्या करती है और कैसे वर्क करती है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।